अब बात हम करते हैं जो हमारा कंडेंसर है उसमें लगने वाले विभिन्न पार्टों की, कैसे कैसे इसकी जो अलग अलग पार्ट्स लगे हैं उनके ज़रिए इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेन पार्ट होता है, एलिमेंट्स होता है कंडेंसर यूनिट के, पहला तो कंडेंसर इटसेल्फ होता है। उसके बाद इसमें वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पंप लगाया जाता है, एक हॉट वाल्व होता है, कूलिंग टावर होता है, कूलिंग वाटर पंप होता है, बॉयलर फीड पंप होता है, एयर एक्सट्रैक्शन पंप होता है। अब जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में कि इसमें एक हॉट वाटर का एक हॉट सोर्स है जहाँ पे कंडेंस जल जो है जाता है। कूलिंग वाटर का काम यहाँ पे क्या है कि वो जो कूलिंग टावर जो पानी आ रहा है उसमें लेके उसको ठंडा करते रहना। तो कंडेंसर के जो विभिन्न अवयव हैं उसमें दिखाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एक एयर पंप भी लगा हुआ है ताकि वो एयर को सर्कुलेट कर सके। और जो ये सर्कुलर गोल सा दिख रहा है यहाँ पे, ये संघनित्र है। संघनित्र में एक पाइप आ रहा है जो कि कूलिंग वाटर से आ रहा है, जिसमें नीचे से कूलिंग वाटर पंप के जरिए वाटर भेजा जाता है और ऊपर से वो कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर में इसको स्प्रे किया जाता है और उसमें नीचे से एयर ऊपर की ओर फ्लो कराई जाती है। तो चूँकि जब हमारा वाटर को स्प्रे किया जा रहा है, फुहार दिया जा रहा है, तो वाटर स्प्रे होने के कारण उसमें उसका तापमान तेज़ी से गिर रहा है और गर्म हवा ऊपर की ओर निकल जा रही है। इसका डिज़ाइन किस तरह करते हैं। और उसके बाद नीचे जो ठंडा हमारा वाटर इकट्ठा हो रहा है उसको हम फिर से कंडेंसर में भेज दे रहे हैं। बाकी कंडेंसर के अंदर हम एयर का भी सर्कुलेट करते हैं, तो उसको जो है एयर को, जिससे वो ठंडा होता रहे, हमारा पाइप जो है ठंडा होता रहे। तो एक ब्रीफ में ज़रा हम इसकी अगर वर्किंग को याद करें तो हमारा जो कंडेंसर है वो अमूमन वेपर, जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, इसमें हाई प्रेशर साइड में लगा होता है। ये एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर और एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व के बीच में लगा रहता है, वहीं कार्य करता है। ये जो हमारा कंडेंसर है इसकी वर्किंग 3 अवस्थाओं में होती है, 3 स्टेज में वर्किंग करता है। फर्स्ट स्टेज है जो हमारा प्राइमरी और फर्स्ट स्टेज है, जिसमें ये बेसिकली अगर हमारा वेपर जो निकल रहा है वो सुपर हीटेड जोन में है तो जो पहला स्टेप करता है वो डी सुपर हीटिंग करता है। सेकेंड स्टेज क्या होती है, डी सुपर हीटिंग के बाद हमारा होता है डी सुपर हीटिंग के बाद ये कंडेंसेशन करता है। और डी सुपर हीटिंग के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पहुंच जाता है ड्राई सैचुरेटेड वेपर के स्टेट में। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर के स्टेट में पहुंचने के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको हम कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। तो कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजारने के कारण वो अपनी लेटेंट हीट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो लेटेंट हीट लूज करता है। लेटेंट हीट लूज करने के कारण उसका फेज चेंज होता है और वो सैचुरेटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड में पहुंचता है। जब तक वो सैचुरेटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड में नहीं पहुंचता है उसका टेम्परेचर व प्रेशर दोनों सेम बने रहते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे पहुंचता है उसका टेम्परेचर जो है और कम करने पे, यानी जो अगर हम कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो वाटर, जो कूलिंग मीडियम वाटर या एयर जो भी है,
अगर वो उष्मा उससे निकाल रहा है, अगर उष्मा निकालते समय तो उसका तापमान सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसकी सब कूलिंग हो जाती है। अब सब कूलिंग में क्या होता है, सब कूलिंग में उसका तापमान और नीचे गिरता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंडेंसर के अंदर प्रेशर का कोई भी चेंज नहीं आता है, प्रेशर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये था हमारा एक इसकी कंपोनेंट के साथ वर्किंग। और जो कंडेंसर का जो तापमान हम दिखाते हैं, जो TS डायग्राम में जो सब कूलिंग रीजन आता है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ही होता है, उसी के अलोंग पाया जाता है। तो हमारी ये थी वर्किंग। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू द कूलिंग मीडियम यूज्ड, अगर हम कूलिंग माध्यम के आधार पर कंडेंसर्स को क्लासिफाई करें तो ये 3 टाइप के कंडेंसर होते हैं। पहला है एयर कूल्ड कंडेंसर, यानी वायु शीतित संघनित। इस टाइप के कंडेंसर में हम जो कूलिंग मीडियम है, जो हीट एक्सट्रैक्टिंग माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उष्मा हटाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वो एयर होती है। इसमें हम सिर्फ एयर का यूज करते हैं, इसमें वाटर का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इसमें एयर के इस्तेमाल के कारण इसका नाम एयर कूल्ड कंडेंसर पड़ा हुआ है। अगला है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में हमारा जो कंडेंसर है उसके जो ट्यूब्स होते हैं, इसमें हम कूलिंग मीडियम के रूप में एज ए वाटर, कोल्ड वाटर सर्कुलेट करते हैं और कोल्ड वाटर ट्यूब्स के ऊपर फ्लो करता है, ट्यूब्स के बाहर भरा रहता है। और इन ट्यूब्स में रेफ्रिजरेंट जैसे जाता है तो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट पहले वो ट्यूब को प्रोवाइड करता है और ट्यूब से फिर हीट वो कूलिंग वाटर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो इस टाइप का जो मीडियम होता है, इस टाइप का जो कंडेंसर होता है उसको हम वाटर कूल कंडेंसर कहते हैं। और तीसरा हमारा है इवेपोरेटिव कंडेंसर। इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटिव एक्शन के ज़रिए कंडेंस होता है। इवेपोरेटिव एक्शन का मतलब है कि जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर में इवेपोरेटर का रोल होता है, वही सेम वर्किंग हमारी उसी टाइप की वर्किंग होती है। एक हम ऐसे इवेपोरेटिव एक्शन के ज़रिए उसको भी काम करते हैं। इस टाइप के जो इवेपोरेटिव एक्शन वाले कंडेंसर हैं वो थोड़े उनकी वर्किंग टफ होती है। तो ये था हमारे अलग अलग टाइप के कंडेंसर, जिनको हमने इनकी कूलिंग मीडियम के आधार पर 3 ग्रुपों में बांटा था। अब इसके बाद हम आगे इनके अलग अलग एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, इवेपोरेटिव कंडेंसर की वर्किंग और क्लासिफिकेशन कैसे कैसे क्या होती है इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। एयर कूल्ड कंडेंसर का एग्जाम्पल कुछ गाड़ियाँ आती हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं या बाइक होती हैं, वो कभी कभी उसमें लगाते हैं, वो हवा से कूल होती हैं। छोटी जो बाइक्स होते हैं जिनमें अब ऑयल को कूल करने के लिए कंडेंसर दिया जाता है, वो एयर कूल्ड रहता है। कई सारी गाड़ियाँ आती हैं जो एयर कूल्ड होती हैं, कुछ ऑयल कूल्ड होती हैं। तो इस टाइप में कभी कभी एग्जांपल आपको देखने को वहाँ मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी अच्छी वर्किंग रहेगी वो इवेपोरेटिव वाले की रहेगी, फिर वाटर कूल्ड की रहेगी और फिर एयर कूल्ड की रहेगी। क्योंकि एयर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है। इसकी जो दक्षता होती है थोड़ी, इसकी जो मतलब वर्क कार्य करने की क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, फिर अभी के लिए ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम अब एयर कूल्ड कंडेंसर की क्लासिफिकेशन, वर्किंग आदि को समझेंगे।